चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करें हमारे चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में मेरा फ्रेंड अभी हमने लास्ट क्लास में जो खत्म किया था वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेक्शन 39 ये समझाया था मैंने आपको। अब हम आगे चल रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो देखिए जी, मैंने कहा जितने बड़े स्केल पे कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा फाइनेंस चाहिए सर। अगर मैं अपने कोचिंग सेंटर की अगर बात करूं तो जिस स्केल पे हम कोचिंग सेंटर को रन कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे को फाइनेंस चाहिए होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर हमारे से बड़े स्केल पे कितने सारे काम कर रहे हैं, हमारे से छोटे स्केल पे कितने सारे काम कर रहे हैं, तो जो हमारे से छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं उनको हमारे कंपैरेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस कम चाहिए, जो हमारे से बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो उनको हमारे से ज्यादा सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर एक कंपनी बड़े स्केल पर अगर काम कर रही है, एक पब्लिक कंपनी काम कर रही है, तो उसे सोर्स ऑफ फाइनेंस भी ज्यादा चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस वो कहां से अरेंज कर सकते हैं। तो इस सोर्स ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है शेयर कैपिटल, लोन्स, डिबेंचर एंड डिपॉजिट फ्रॉम द। तो अब पहला सोर्स मैंने बताया शेयर कैपिटल। एक कंपनी शेयर कैपिटल जो है वो इशू कर सकती है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल इट कुड बी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर का मतलब ऑर्डिनरी शेयर्स, कहने को नाम ऑर्डिनरी शेयर्स है, पर कंपनी के ये मालिक होते हैं सर। जो कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी के क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं कंपनी के लिए आउटसाइडर्स होते हैं। फिर अगला प्रोसीजर क्या हो गया सर, लोन्स। ये लोन ले सकती है, ठीक है जी, जैसे बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी से लोन ले लिया। डिबेंचर, डिबेंचर भी एक प्रकार का लोन है, लेकिन सर फर्क क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी लोन ले रही है जनरल पब्लिक से तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, डिबेंचर। ये कंपनी गारंटी दे रही है जनरल पब्लिक से कि जी मैंने आपको लोन ले लिया, और जैसे मान लीजिए बैंक को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ऐसे वो जनरल पब्लिक को फिक्स इंटरेस्ट देगी। तो आप ये पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ोगे डिबेंचर। अगला आ गया डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कि और कोई पब्लिक डिपॉजिट जैसे आपने नाम सुना हो, तो पब्लिक डिपॉजिट के तौर पे भी पब्लिक से पैसा जनरेट कर सकती है। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करें शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में हमें डिस्कस किया गया है, और शेयर कैपिटल में मैंने बताया कि ये वन ऑफ द मेन सोर्स है जिसमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों यहाँ पे नजर आएंगे। तो अब क्वेश्चन आता है जो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की हमने बात करी, तो इक्विटी शेयर्स क्या है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। तो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है प्रेफरेंस शेयर्स को। किसको डिस्क्राइब किया गया है? प्रेफरेंस शेयर्स को। कि मैंने कहा सर अगर एक कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है जी। अब यहां पे सर इक्विटी शेयर इशू कर रही है इस व्यक्ति को, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है इस व्यक्ति को। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो भाई इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे, टू प्रेफरेंशियल राइट्स होंगे। तब हम बोलेंगे भाई इसके पास प्रेफरेंस शेयर है। वो प्रेफरेंशियल राइट्स क्या है? पहला राइट, राइट टू रिसीव द डिविडेंड, कि इसको जो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। तो जैसे मान लो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बटेगा, जैसे तो जब प्रॉफिट बटेगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले मिलेगा वो डिविडेंड एज कंपेयर टू इक्विटी। ठीक। दूसरा, कल को कंपनी अगर वाइंड अप होती है तो वाइंड अप के टाइम पर जो सबको जो पैसा लगाया है वो वापस मिलेगा सर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिपेमेंट होगी, जो उसने पैसा लगाया हुआ है, वो पहले मिलेगी रिपेमेंट एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो जिसके पास ये दो अधिकार हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड का और प्रेफरेंशियल रिपेमेंट का, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इज दैट क्लियर? तो हमने प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन दी। अब होता है इक्विटी शेयर या ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? दैट इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। अब फिर वही वाली मजाक वाली बात हो गई। अब प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन में आप ये मत कह देना सर दैट इज नॉट ए इक्विटी शेयर, कि प्रेफरेंस शेयर क्या है सर जो इक्विटी शेयर नहीं है, ऐसा मजाक नहीं चलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स को ये डिस्क्राइब करना है और इक्विटी शेयर को डिस्क्राइब करना है। ऐसा कोई भी शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो ऑर्डिनरी यानी इक्विटी शेयर है। इज दैट क्लियर? ठीक हो गया? चलिए अब इसमें आगे इसके बाद हम पढ़ते हैं सर डिस्टिंग्विश क्या है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, जो डिटेल में पढ़ते हैं सर। पहला, राइट ऑफ डिविडेंड, तो इक्विटी को बाद में मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलेगा। राइट और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसकी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल बाद में होगी, इसके कंपैरेटिव में इसकी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले होगी। ये दो अधिकार तो इसको मिल गए नो डाउट, बट उसके बाद अब उसके बाद प्रिविलेजेस की बारी आ जाएगी सर। राइट टू वोटिंग, कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी शेयरहोल्डर, तो वोटिंग का राइट किसके पास है? इक्विटी शेयरहोल्डर के पास। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड क्या है सर? इसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? फिक्स। जनरली क्या मिलेगा? फिक्स, कि भैया प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो तेरे को रेट ऑफ डिविडेंड इतना फिक्स मिल जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? नहीं, जरा समझना सर, ये बात चलती है डिबेंचर के लिए। अब डिबेंचर पढ़ाया नहीं है, इसका डिविडेंड क्या है? फिक्स है जी, इतना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। दैट इज द डिफरेंस। अगर कंपनी को लॉस है, अगर कंपनी को लॉस है
तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मना कर सकते हैं कि लॉस है, हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे। ये भी डिटेल में आगे आने वाला है सारा, वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है जी। लेकिन डिविडेंड क्या होगा, फिक्स होगा सर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कंपनी के मालिक है। अब मालिक की तो कहानी क्या है, ज्यादा बच गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो ज्यादा ले लो भैया, कम मिल गया तो कम ले लो, यही होगा ना सर। तो यहाँ पर जो आपको कहानी मिलेगी सर, वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको फ्लक्चुएट, ठीक हो गया जी। यहाँ पे डिविडेंड आपका फिक्स है और वहां पे क्या है, फ्लक्चुएट है। उसके बाद एक्युमुलेशन ऑफ डिविडेंड। देखो एक बात बताओ, अगर बाय चांस कभी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और मालिक को डिविडेंड नहीं दिया, तो क्या मालिक कह सकते हैं अगले साल कि भाई मेरे को डिविडेंड डबल दो आप? नहीं कह सकते सर। तो इसमें कोई एक्युमुलेशन की कोई कहानी नहीं है सर, इक्विटी शेयर में एक्युमुलेशन की कोई कहानी नहीं है। लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड की अगर बात करी जाती है और एक साल कभी प्रॉफिट नहीं हुआ और अगले साल सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर उनको एक्युमुलेट करके प्रॉफिट दिया जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 लाख रुपए का, और कंपनी ने कहा जी आपको 12% का डिविडेंड हम देंगे सर, तो कितना हो जाता है, 12,000 हो जाता है डिविडेंड, ठीक हो गया जी। और पता चला कंपनी के पास किसी साल प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं हुआ और उन्होंने 12,000 का डिविडेंड नहीं दिया। अब अगले साल प्रॉफिट एप्रोप्रिएट पूरा प्रॉपर हो रहा है, तो पता चलेगा जी वो 12,000 और पिछले साल के 12,000, 24,000 देना पड़ गया। लेकिन एक केस ऐसा भी है कि अगर किसी साल डिविडेंड नहीं दिया तो नहीं दिया, बात खत्म हो गई। वो केस कब होगा वो भी समझाऊंगा, समझा दी मेरी बात। लेकिन इसमें एक्युमुलेशन हो सकता है, लेकिन भाई इक्विटी शेयर के केस में कोई एक्युमुलेशन नहीं है। कब मालिक किसको कहेगा जी पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया, आप डबल दो? बात समझ आ रही है? वो तो मालिक है। अगला जी, कन्वर्जन। आपके इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, लेकिन सर आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप मेरी बात को समझिए, आप कंपनी के एक मालिक को, सोच रहे मेरी बात को, तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, आप उनको कहते हैं भैया तुम प्रोफेसर हो गए, इसका मतलब क्या, आपने बाहर निकाल लिया, ले भाई तू आउटसाइडर हो गया। आप कंपनी के मालिक को आउटसाइडर कैसे बना सकते हो? लेकिन आप एक आउटसाइडर को तो एडमिट कर सकते हो, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पढ़ा आपने तो भैया ए बी 2 पार्टनर थे, सी को नए को एडमिट कर लिया। तो जो प्रेफरेंस शेयर है, जो बाहर बैठा हुआ है कंपनी से, आउटसाइडर है, उसको तो कह सकते हैं ना भाई वेलकम, चलो भैया आरती उतारो, बनाओ इसे मालिक बनाओ कंपनी का, इक्विटी शेयर होल्डर बनाओ। तो नारी मेरी बात, तो मींस प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो आउटसाइडर नहीं बन सकता। पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन, सर मालिक, इक्विटी शेयर मालिक है, रिडेम्पशन का मतलब क्या है, शोधन। रिडेम्पशन का मतलब क्या है, रीपेमेंट, ठीक है जी। कि भाई हमने कहा कि भाई तेरा पैसा वापस किया, तू अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ये होता है इसका मतलब रिडेम्पशन का। अब आप बताइए सर इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक हैं, उसकी रिडेम्पशन कैसे करोगे, उसको बाहर कैसे निकालोगे कंपनी से? हो गया भाई क्या कर रहे हो, मैं तो मालिक हूं कंपनी का, तो यानी उसकी रिडेम्पशन नहीं हो सकती। अब आउटसाइडर से अगर कंपनी कर्जा ले रही है तो कर्जा तो हर एक कोई चुकाएगा। आप मेरी बात को समझ गए? भाई कंपनी ने प्रेफरेंस होल्डर से पैसा लिया, और प्रेफरेंस होल्डर क्या, आउटसाइडर, तो आउटसाइडर का तो पेमेंट चुकाओगे आप, कर्जा चुकाओगे। तो यानी कि यहां पर इसकी रिडेम्पशन जो है वो होती है सर प्रेफरेंस शेयर्स की, ठीक है जी। और इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है, 20 ईयर्स। कि कंपनी को जब प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं तो 20 साल के अंदर अंदर कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होते हैं, ठीक हो गया जी। अगला रिस्क फैक्टर, सारे रिस्क फैक्टर इसका ओनर का, शोल्डर मालिक है, ओनर है, तो मालिक रिस्क नहीं लेगा तो और कौन रिस्क लेगा, पड़ोसी रिस्क थोड़ा लेगा। तो इसका मतलब सारा मैक्सिमम फैक्टर रिस्क इसी पे वो होता है, एज कंपेयर टू उसके इसका फैक्टर लो हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा जीरो रिस्क, यार कंपनी में पैसा लगा रहे हो आप, कंपनी के शोल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, और जब कंपनी में शेयर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है तो रिस्क तो सबका है ना सर। अगर कल को कंपनी डूब गई तो किसको पैसा वापस मिलेगा? तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते जीरो रिस्क, ठीक, लो रिस्क का। लेकिन ओनर आउटसाइडर, सर इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक हो गए सर, ये आउटसाइडर, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस मैंने करा दिया आपको इक्विटी शेयर्स के अंदर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल जरा एस्पेक्ट लेते हैं कि भाई इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर में समझ आ गया। अब क्वेश्चन राइज होता है भाई कि कोई अगर मान लीजिए कंपनी से बाहर बैठा हुआ है कोई व्यक्ति, और वो क्वेश्चन मार्क है उसके दिमाग में कि भाई मैं इक्विटी शेयर खरीदूं कंपनी के या प्रेफरेंस शेयर खरीदूं? तो आप इस बात को समझिए सर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस जो खरीद रहा है कंपनी के, पहली बात उसका कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर। पहली चीज कि भाई मैं इस कंपनी के शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी पिटने वाली नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कल को हम कहते हैं जी साइलेंट टोटल को हम कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को लगता है जी साइलेंट टोटल पे आपका कॉन्फिडेंस है, तो आप सोच सकते हो जी हाँ हम शेयर खरीदेंगे सर। तो यानी अब अगला क्वेश्चन आता है आपके ऊपर कि आप इक्विटी खरीदना चाहते हो या प्रेफरेंस खरीदना चाहते हो, ठीक हो गया। अब कंपनी ने कहा
कि जो प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है उसको हम 12% का डिविडेंड देंगे। और भैया इक्विटी तो मालिक है, ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे, कम होगा तो कम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, बाय बाय, यही होगा। अब पता चल रहा है जी लास्ट की रो जो बैठी हुई है वो कह रही है हम तो 12% में सेटिस्फाइड है, हमें पंगे में नहीं पड़ना 12%। और हमें पता है कंपनी साइलेंट प्रॉफिट में जाने वाला है, तो 12% तो हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर नहीं हुआ प्रॉफिट तो हम मना भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो 12% जो हमने आपसे कहा है वो मना भी कर सकते हैं हम आपको। मना किसको नहीं कर सकते? डिबेंचर्स को, जब अगला चैप्टर आने वाला है आपको मना कर सकते हैं। लेकिन अब आप कॉन्फिडेंट हो कि अरे कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, तो 12 का प्रॉमिस करिए तो 12% देगी। आज मान लो 1 मिनट के लिए एक एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री मान लो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, तो कहेगा बंदा इतनी बड़ी कंपनी है सर, ये कहां जाने वाली है? तो अगर ये प्रेफरेंस शेयर इशू करिए तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं नहीं जाने वाला, ले लो भैया, ठीक हो जी। तो आप 12% में खुश हो। अब ये दो रो पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो क्या करें? नहीं भैया हम तो मालिक मिलेंगे, नहीं मिलेगा डिविडेंड कोई बात नहीं। अगर प्रॉफिट अच्छा खासा हो, आजकालीन की वैल्यू 4 साल बाद पता चला डबल हो रही है, 5 साल बाद पता ट्रिपल हो रही है, तो अगर एक बार ग्रोइंग उसमें आ गई तो कब कहां पहुंच जाए कंपनी कुछ नहीं पता होता। सर मेरी बात समझ आ रही है? कुछ नहीं पता होता। तो उसने कहा चलो जी ठीक है जी, तो उन्होंने कहा जी हम तो मालिक बनेंगे, ठीक है जी। तो अब अगर मान लीजिए पता चला जी 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में डबल ट्रिपल ट्रिपल ऐसी कंपनी होनी शुरू हो गई, तो ये तो बहुत जबरदस्त कमा जाएंगे। अगर नहीं हुई तो ये रिस्क भी ले रहे हैं। तो दैट इज द डिफरेंस इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर कंपनी के मालिक बन रहे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के मालिक यहाँ नहीं बन रहे, तो यानी दोनों के एस्पेक्ट अलग अलग हैं। तो इन्वेस्टर का व्यू क्या है उस बेस पे वो इक्विटी या प्रेफरेंस में पैसे लगाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला शुरू कर रहे हैं सर हम टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया, अब प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ रहे हैं कितने टाइप्स हो सकते हैं सर, ठीक हो गया। चलिए पहला क्यूमुलेटिव, डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है और पता चला किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो देन अगर अगले साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर डबल डिविडेंड के अधिकारी हैं तो हो गया क्यूमुलेटिव, और नहीं है तो नॉन क्यूमुलेटिव। अब आप पढ़े लिखे में और अनपढ़े में क्या फर्क है? अब आप पढ़े लिखे पढ़ समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि अगर कल को आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो तो आप पढ़ के खरीद सकते हो ना भैया, इज इट क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। और पता चल रहा है जी आपको 12% प्रेफरेंस शेयर है, एक क्यूमुलेटिव है, एक नॉन क्यूमुलेटिव है, तो कौन सा खरीदेगी? क्यूमुलेटिव, खत्म कहानी। तो ये पढ़े लिखे का फर्क आ गया ना, ये समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो आपको पता भैया अगले साल डबल मिल जाएगा। सॉरी, एग्जैक्टली। अगला सर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, अभी पढ़ाया मैंने। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर इनटू द इक्विटी शेयर्स एज पर देयर विल। कन्वर्टेबल तो नहीं कर सकते, नॉन कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अब आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। चलो फ्रेंड्स शुरू करें। अब आ रहा है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, जो भी वो प्रॉफिट कमा रही है उस प्रॉफिट में से सबसे पहले वो जो उसने लोन ले रखा है, जहां से उसने क्या कर रखा है, लोन ले रखा है, उस लोन पर ब्याज पे करेगी। सर क्या करेगी? लोन पर ब्याज पे करेगी। मान लो एक मिनट के लिए एक फिगर, मैंने कहा प्रॉफिट इससे पहले 10 लाख रुपए का कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और मान लीजिए 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है जो लोन ले रखे हो, तो ये बच गया कितना सर? 9 लाख। इस 9 लाख पे जो सरकार है सर वो टैक्स मांगेगी। यानी सरकार भी ये कह रही है कि हमारे को टैक्स देने से पहले जो आपने किसी लोन ले रखे हैं उनके ब्याज उसके इंटरेस्ट पे कर दीजिए। जब ये पे कर दिया और मान लीजिए एक मिनट की सरकार कह रही है 30% टैक्स, तो सर 2,70,000, ठीक है सर, ये टैक्स हो गया सर, ठीक। तो टैक्स देने के बाद ये जो अमाउंट आया हमारे पास 6,30,000, इस 6,30,000 पे फिर बारी आएगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की। अब मान लो सर एक मिनट के लिए मैंने कहा जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 10 लाख रुपए के हैं सर प्रेफरेंस शेयर्स, और कंपनी ने कहा सर डिविडेंड 12%, तो कितना हो गया? 120, 1,20,000। तो अब यहाँ पे आपको कंपनी शेयर होल्डर को 1,20,000, 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, ठीक हो गया सर। रिजल्ट कितना हुआ सर? 5,10,000, 5,10,000 हो जाएगी। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई इस 5,10,000 में से 2,50,000 इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है सर।
तो 2,50,000 सर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या बचा सरप्लस अमाउंट देने के बाद, सब कुछ 260 बचा, 260 बच गया सर। तो अब अगर कंपनी में ये कहा जाता है कि इतना सब कुछ देने के बाद अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो दोबारा से प्रेफरेंस शेयर्स को और डिविडेंड मिलेगा। पहले मिल चुका है ना, एक बार मिल चुका है। तो ये डिविडेंड मान लीजिए जो भी नॉमिनल डिविडेंड है, अब ये भी दे दिया, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट दे दी, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद भी अगर बचता है तो प्रेफरेंस शेयर्स की दोबारा बारी आ जाएगी। जैसे जैसे सुनिए, अब मान लो घर में कोई सामान आया और डाउटफुल है कि कुछ बच सकता है या नहीं बच सकता तो आप अगर मान लीजिए पेरेंट्स से कह रहे हैं जी, या कुछ कह रहे हैं जी, आइसक्रीम आई या कुछ भी आई व्हाटएवर, आपने कहा जी और दे दो, तो उन्होंने कहा जी एक बार रुक बस, एक बार रिश्तेदार वगैरह सब आए हुए हैं, एक बार सबको एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो बचेगा और फालतू ले लियो, भी एक तो ले लो, दूसरा तब देंगे, एक बार सबको डिस्ट्रीब्यूट करने दें। आ रही है मेरी बात सुनने, क्लियर? तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबको, बच गया तो ले बेटा और ले दो। तो प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे दोबारा से लाइन में लगेंगे अगर सरप्लस बचेगा तो अगर सरप्लस बचेगा दोबारा से उनको मिलेगा, दैट्स नोन एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो ये क्या हुआ? ये हुआ सर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ, तो पार्टिसिपेटिंग क्या था, एक बार डिविडेंड ले चुका, दोबारा फिर लाइन में लग गया। और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या है, एक बार ले गया डिविडेंड, खत्म कहानी, और दोबारा उसके पास दोबारा सरप्लस प्रॉफिट में उसका कोई अधिकार नहीं है। चलिए, फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर आपको पढ़ाई कराई जा रही है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के बाद आपको इंडिया के अकाउंट्स बनाने को मिले? हो सकता है फॉरेन में सेटल हो जाओ, या फॉरेन में सेटल ना हो, इंडिया में ही रह जाओ और फॉरेन के कुछ अकाउंट्स आपको बनाने पड़ जाए, पॉसिबल है। तो कुछ आपको ज्यादा पढ़ा दिया जाता है तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है, जो हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल, भाई रिडीमेबल का मतलब यह है कि कंपनी को अपने लाइफ टाइम के अंदर उनको रिडीम करना पड़ेगा। रिडीम करने का मतलब है, जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था 10 लाख रुपए का, कि प्रेफरेंस शेयर्स के 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, तो कंपनी को वो 10 लाख रुपए वापस करने होंगे और अपने प्रेफरेंस शेयर वापस लेने होंगे, यानी अपनी लायबिलिटी खत्म करनी होगी कंपनी को। इज दैट क्लियर? तो ये पीरियड कितने साल का है इंडिया में? 20 साल का, 20 ईयर्स, कि कंपनी को 20 ईयर्स के अंदर अंदर रिडीम करने होंगे। लेकिन अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कंपनी को रिडीम करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट इन इंडिया के अंदर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। इंडिया के अंदर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही इशू करे जाते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि कोई भी कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगी। अब मैंने आपको बताया कि कंट्री टू कंट्री रूल्स रेगुलेशन अलग हो सकते हैं सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए इंडिया में कहा गया कि भाई जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तो आप टेस्ट नहीं करा सकते कि लड़का है या लड़की है। एम आई राइट? इलीगल है। अगर किसी डॉक्टर ने ऐसा कर दिया तो समझ लो उसकी डिग्री गई। एम आई राइट? तो क्या ये गलत बात है? ये बात ठीक है या गलत है? ठीक है। लेकिन आप देखिए सर, वर्ल्ड में कितनी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां लीगली वो कहां है, वहां पे उन्होंने कि पहले बता दिया जाएगा कि हाँ लड़का है या लड़की है, ताकि जो पेरेंट्स है वो पहले सोच लें कि लड़का है तो भैया ये नाम रखेंगे, लड़की है तो ये नाम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। इट्स नॉट ए जॉब, इट्स नॉट ए जॉब। मेरा ब्रदर इन लॉ सिंगापुर में है और पहले पता था हाँ भी बिटिया होने वाली है, तो जब वो पैदा हुई तो पहले सब कुछ डिसाइड था भैया ये नाम ये वो लाइक दैट, सब कुछ पहले पता था कि लड़की होगी। कुछ आ रही है मेरी बात सुनने? क्यों? वहां पे कंट्री इतनी डेवलप हो चुकी है, वहां ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है ना कि लड़की होगी तो ये कर देंगे। आप समझो मेरी बात को? तो वहां उनको इस रूल की बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कल को पता चला इंडिया बहुत डेवलप हो जाए, लोगों की सोच बहुत डेवलप हो जाए, तो इंडिया के अंदर भी इसको अलाउ कर दिया जाए। आप बताइए मेरी बात समझ आ रही है मेरी? तो यानी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो अब किसी कंट्री में हो सकता है रिन्यूएबल डिबेंचर इशू कर सकती हो कंपनी, इंडिया में क्या कह रहे हैं? नहीं भाई रिडीमेबल। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना करे। कि अगर मान लीजिए कंपनी किसी से एक किस्म से लायबिलिटी तो है ना कंपनी की, तो कंपनी प्रोफेशन इशू कर रही है और उसका 20 साल में रिडीम कर रही है, तो पता चलता है ना कंपनी सॉल्वेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कर दी वापस। आप मेरी बात को समझिए, भाई किसी से पेमेंट ले रहे हो वापस कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो वापस कर रहे हो, तो यानी इसका मतलब क्या है? यू आर सॉल्वेंट ना। बताइए मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही?
आज पता चलता है कि स्काईलाइन कोई नई ब्रांच खोलता है, ऑब्वियसली सर पैसे किसी से बोरो करता है, लोन लेता है, कुछ लेता है, वापस कर देता है, तो वापस कर रहा है ना, अगर वापस कर देता है तो सॉल्वेंट है, इसका मतलब कोई इशू नहीं है। तो इसलिए ये मैक्सिमम पीरियड कितना रखा है, 20 ईयर्स इन इंडिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यही कहानी होगी, जब को डिबेंचर रिडीम करने पड़ेंगे 20 साल में करने पड़ेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि रिडीमेबल डिबेंचर कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है दोनों, रिडीमेबल भी और इरिडीमेबल भी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे रूल जो बनाए गए, क्योंकि आप देखिए सर, थोड़ी बात थोड़ी अकाउंट से उधर जा रही है, लेकिन सुन लीजिए। क्या होता है, किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, किसी बैंक ने फ्रॉड कर दिया, लोन देने में कुछ भी कर दिया, सामने वाला डिफॉल्टी हो गया, हाँ है किसकी हो रही होती है, गवर्नमेंट की, सरकार की। जबकि देखा जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार का रोल नहीं हो रहा उसके अंदर, फिर भी किसके ऊपर कोसा जा रहा होता है, सरकार को, क्योंकि मौका चाहिए होता है जनरल पब्लिक को। कुछ गलत हो जाए देश में, कोसना किसको है, सरकार को। अब सरकार कहती है भैया हम क्या करें जिससे हमें दुनिया जरा कम कोसे, जरा लोग फ्रॉड कम कर सके, तो ये रूल बनाया गया कि भैया 20 साल के अंदर पैसा वापस करो, ताकि पता चले कि हाँ भाई कंपनी जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं। बोले सर क्लियर हुआ? तो इसलिए ये रूल इंडिया के अंदर बनाया गया है। कंपनी जब 2013 जब लगा था उसके बाद बनाया गया है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो हर कंट्री के अंदर ये रूल बना होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोले सर समझ में आई बात कहानी? डाउट हो, कंफ्यूजन? चलिए जी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंप्लीट करेंगे।